नेक्स्ट है असर्शन रीजन क्वेश्चंस। 46 से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन 46 टू 60, ये है असर्शन रीजन क्वेश्चंस एम्स के लिए। तो आपको पता है असर्शन पहले से पढ़ने से पहले रीजन पढ़ना होता है, वो कैसे पढ़ते हैं कैसे करते हैं अभी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 46, तो देखो असर्शन से पहले मैं रीजन पढ़ूंगा। रीजन में क्या बोला गया, द एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल डिपेंड्स अपॉन एन एंड एल। भाई एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, एन ऑर्बिटल डिपेंड अपॉन एन एंड एल। भाई जरूरी थोड़ा है, ये बात सही है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डिपेंड करती है वो एन प्लस एल पे डिपेंड करती है, ये हमने पढ़ा भी अभी एन प्लस एल रूल में। लेकिन वो किसके लिए, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करेंगे, आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, इधर मोनो इलेक्ट्रॉनिक दे रखा है, मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज यानी सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, और इधर देखा है मल्टी इलेक्ट्रॉनिक। तो ऐसा डायग्राम बना हुआ है। तो यहाँ पे उसने क्या बना रखा है, अगर 1s होगी है ना, 1s ऑर्बिटल होगा, फिर उसके बाद 2s, फिर 2p, मोनो इलेक्ट्रॉनिक में एनर्जी सेम होगी, ओनली n पे डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी, ओनली n पे। अगर थर्ड सेल में 3s, 3p और 3d की एनर्जी सबकी सेम होगी, सारे ऑर्बिटल की, ओनली n पे डिपेंड करेगी। लेकिन ये मतलब हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज की बात हो गई जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। लेकिन अगर हम बात करें मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की, 1s की एनर्जी 1s से ज्यादा 2s की, 2s से ज्यादा 2p की, 2p से ज्यादा हम क्या करते हैं 3s की, और 3s से ज्यादा किसकी 3p की, और 3p से ज्यादा 4s की, n प्लस एल रूल से भी निकालते हैं, 4s से ज्यादा किसकी 4d की। तो ये पढ़ते हैं हम, ये आपके नोट्स में भी दे रखा है, तो ये समझ में होगा। ये n प्लस एल पे किस पे डिपेंड कर रही है, देखो जिसका n भले ही सेम है, 3s 3p, यहाँ पे 3d आएगा, 3d, तीनों की एनर्जी अलग है क्योंकि l पे भी डिपेंड कर रही है। लेकिन इन केस ऑफ मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज एनर्जी ओनली डिपेंड्स अपॉन n। थर्ड सेल के लिए सबकी 3s 3p 3d की एनर्जी सेम है, उसमें l पे डिपेंड नहीं कर रही। तो हम ये नहीं बोल सकते डिपेंड्स ओनली ऑन n एंड l। तो हम क्या बोलेंगे, n ओनली n पे भी डिपेंड करती है इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज सॉरी n पे डिपेंड करेगी ओनली। रीजन रॉन्ग हो गया, असर्शन पढ़ो। अब आपकी वो टेंशन खत्म हो गई, असर्शन आंसर 1 आएगा या 2 आएगा, तो आंसर अब C या D में से आएगा। असर्शन रॉन्ग तो आंसर D, अदरवाइज असर्शन राइट तो आंसर C। द 3p ऑर्बिटल हैज हायर एनर्जी लेवल देन 3s इन हीलियम प्लस आयन। अब जो हीलियम प्लस आयन है इसमें बोल रहा है 3p की एनर्जी 3s से ज्यादा होगी। अब हीलियम प्लस में क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर सेल सेम है, n की वैल्यू सेम है, तो एनर्जी सेम होगी, यानी 3s की और 3p की सेम होगी। ये तो हमने यहाँ पे पढ़ा ही है। यानी ये भी स्टेटमेंट ये क्या बोल रहा है, रॉन्ग बोल रहा है, 3p और 3s की सेम होगी, ना कि 3p की ज्यादा होगी। तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, आंसर डी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। 47 क्वेश्चन में असर्शन से पहले फिर हमें रीजन पढ़ना होगा। रीजन अगर हम पढ़े, द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट इज rn इज इक्वल टू r1 का इंटू n का स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, या 1 लिख रखा है इसने ओनली। भाई रेडियस ऑफ ऑर्बिट यही होती है, हम यही पढ़ते आते हैं, ठीक। तो रेडियस ऑफ, अगर खासकर हाइड्रोजन ऑर्बिट की बात करें तो यही आंसर आएगा, ये सही है, हाइड्रोजन के लिए पढ़ते हैं, ठीक। ये तो स्टेटमेंट सही है। अब रीजन सही है तो असर्शन भी सही होगा। असर्शन हम अब पढ़ेंगे। असर्शन क्या बोला है, ए ट्रिपली आयोनाइज्ड एटम हैज द सेम रेडियस ऑफ द सेकंड ऑर्बिट एज दैट ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोल रहा है रेडियस ऑफ कौन सा, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, रेडियस ए ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरिलियम एटम हैज सेम रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट एज दैट ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। सेकंड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3 प्लस की जो रेडियस होगी विल बी इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ फर्स्ट रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि रेडियस क्या होती है, रेडियस इक्वल टू हम क्या करते हैं 0.529 n स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर, n स्क्वायर अपॉन z। तो यहाँ पे R2 फॉर बेरिलियम 3 प्लस करेंगे और R1 फॉर हाइड्रोजन का रेशो निकालेंगे, तो देखो क्या आएगा यहाँ पे, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z हो जाएगा। अगर लिख भी देंगे 0.529, ये एंगस्ट्रॉम में आंसर आता है। n की वैल्यू इसके लिए कितनी है 2 का स्क्वायर, और z की वैल्यू कितनी इसके लिए 4 डिवाइड बाई 0.529 इंटू हाइड्रोजन के लिए n कितना दे रखा है 1 का स्क्वायर अपॉन z कितना होता है 1। तो ये कैंसिल, और ये 2 की पावर 2 4 से 4 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, यानी 1:1 आएगी। यानी ये इक्वल तो आएगी, लेकिन इक्वल क्यों आई, क्योंकि हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट की है। तो
अगर फॉर्मूले से कैलकुलेट किए ना कि इस फॉर्मूले से, ये ओनली हाइड्रोजन के लिए। ये सही क्यों है? क्योंकि ये हाइड्रोजन के लिए अप्लीकेबल है, इसलिए सही है। तो ये दोनों सही है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि इसमें हमने अलग फॉर्मूला लगाया, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक, 47 का बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्वेश्चन में असर्शन से पहले अपने को रीजन पढ़ना है। रीजन फॉर बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द वैल्यू ऑफ n1 इक्वल टू 2, n2 इक्वल टू 3 एंड 4 5। और अब बामर सीरीज के लिए भाई हमें ये पता है, हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब पढ़ते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हम ये पढ़ते हैं, ये लाइंस पढ़ते हैं भाई, n इक्वल टू 1 ऑर्बिट है, ये n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 4 है, n इक्वल टू 5 है, n इक्वल टू यहाँ पे 6 हो सकता है, और ऊपर अगर हम लिख दें n इक्वल टू 7 हो सकता है, n इक्वल टू इनफाइनाइट हो सकता है ऊपर तक। तो अगर कभी भी कहीं से भी अगर फर्स्ट ऑर्बिट में अगर आ रहा है इलेक्ट्रॉन, अगर किसी भी एक्साइटेड स्टेट से अगर ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो लाइमन सीरीज कहलाती है। ये हमें सबको पता है, और ये इसको फर्स्ट लाइन बोलते हैं, और जो इनफाइनाइट से 1 में आएगी उसको लास्ट लाइन बोलते हैं। तो ये फर्स्ट लाइन की एनर्जी सबसे कम होती है, एनर्जी मिनिमम होती है, ठीक, और इसका न्यू भी मिनिमम होगा, ठीक, लेकिन लैम्डा क्या होगा? मैक्सिमम होगा, बिकॉज एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बट लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और ये जो लास्ट लाइन है इसमें एनर्जी गैप सबसे ज्यादा है, ई मैक्सिमम होगा तो न्यू भी मैक्सिमम होगा, और न्यू मैक्सिमम होगा तो लैम्डा मिनिमम होगा। और ये n इक्वल टू 1 में जब भी कोई भी लाइन बनेगी, n इलेक्ट्रॉन जब भी एक्साइटेड स्टेट से n इक्वल टू 1 में आएगा उसको लाइमन सीरीज कहते हैं। और अगर इन इलेक्ट्रॉन इनका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इन लाइंस का एनर्जी गैप निकाल के अगर आप लैम्डा कैलकुलेट करेंगे, हमेशा उस लैम्डा की वैल्यू यूवी रीजन में आएगी, उस वेवलेंथ की वैल्यू। समझ आई? नेक्स्ट आता है, अगर n इक्वल टू 2 में कभी भी आ जाए किसी भी एक्साइटेड स्टेट से, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 में आ जाए n इक्वल टू 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट से, तो ये कहलाएगी बामर सीरीज, ठीक, और इसको बोलते हैं विजिबल रीजन, ठीक, ऐसा होता है। अगर n इक्वल टू 3 में आ जाए कहीं से भी तो लाइमन, फिर बामर, फिर पास्चन आएगा, फिर वीफन हम्फ्री, ये सब हम पढ़ते हैं, है ना, लाइमन बामर, फिर ऐसे पढ़ेंगे। तो जो बामर है अपने को बामर सीरीज के लिए पूछा गया, तो बामर सीरीज चेक कर लो क्या बोल रहा है, n इक्वल टू 1 होता है उसका, n इक्वल टू 1, ये n1 इक्वल टू 2 होता है, और n2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो ये सही है, रीजन सही है 48 का, यानी रीजन सही तो असर्शन भी सही होगा। अब असर्शन पढ़ो, द वैल्यू ऑफ n2 फॉर ए लाइन इन बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हैविंग द हाईएस्ट वेवलेंथ इज 3। बोल रहा है जो हाईएस्ट वेवलेंथ होगा तो उसके लिए n2 कितना होगा, ये n2 इक्वल टू 3 होगा। ये बात सही है, क्योंकि इसमें एनर्जी गैप जो होगा वो मिनिमम होगा। एनर्जी गैप क्या है? मिनिमम। इसके लिए इसका लैम्डा क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो ये हमने सीखा, लेकिन अपने को ओनली इससे कि n2 इक्वल टू इतना होता है, n3 इतना होता है, इससे हम नहीं बता सकते, क्योंकि उसमें एनर्जी मिनिमम होती है, लैम्डा मैक्सिमम होगा, इसलिए, है ना। ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, ओनली इस एक्सप्लेनेशन से हम नहीं बोल सकते, करेक्ट एक्सप्लेनेशन में नहीं जा सकते। कई बार क्या करता है एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन में इसको एक्सप्लेनेशन भी मान सकता है, क्योंकि वो थोड़ा सा उससे रिलेट हो रहा है। कुछ क्वेश्चंस में एग्जामिनर क्या करता है, अगर थोड़ा बहुत रिलेट हो रहा है तो आंसर ए भी मान सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना पड़ता है, हम उस पे हम एग्जामिनर पे डिपेंड करते हैं। अब एग्जामिनर हो सकता है इसका आंसर ए दे या बी दे, तो मैक्सिमम केस में मेरे ख्याल से बी ही जाना चाहिए ऐसे क्वेश्चन का। तो इसका आंसर क्या जाएगा? बी आएगा 48 का। तो 48 का बी। क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन की अगर बात करें, पहले रीजन पढ़ना होगा अपने को। रीजन में क्या बोल रहा है, हाफ फील्ड सबसेल एस ऑर्बिटल हैज ग्रेटर स्टेबिलिटी। भाई देखो, हाफ फील्ड होती है और एक फुल फील्ड होती है, तो हमें हमेशा इस बात का बताया है हाफ फील्ड से ज्यादा स्टेबल फुल फील्ड होती है। तो फुल फील्ड स्टेबल होती है, यानी स्टेटमेंट रॉन्ग है, वो बोल रहा है हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होगी। रीजन रॉन्ग हो गया। असर्शन पढ़ो, द फ्री गैसियस एटम हैज 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल है, सही है। जो गैसियस एटम होता है क्रोमियम का ग्राउंड स्टेट में, उसमें 3d5 4s1 होता है, और देखो टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, है ना। आउटर मोस्ट यही बोलते हैं 3d5 4s1, ठीक। उससे पहले आर्गन लिखना चाहो तो लिख दो, बाकी हम बाहर की बात करते हैं वैलेंस शेल की। तो वैलेंस में ये 3d5 4s1, ठीक। तो ये बोलेंगे हम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें कितने 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है क्रोमियम में, ये स्टेटमेंट सही है। नहीं 5 नहीं, सॉरी 6 है, 5 और 1 6, तो 6 ही उसने बोला है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? असर्शन राइट, रीजन रॉन्ग, आंसर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में रीजन पढ़ो पहले। इसने तो लिखा डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा।
ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर दो का एनर्जी गैप अगर डेल्टा ई आ रहा है तो उनका जो लैम्डा की लिखना है तो इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा लिखते हैं हम दो स्पेक्ट्रल लाइन के बीच के गैप के लिए लैम्डा की फॉर्म में एनर्जी ऐसे लिखी जाती है। वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ हम्फ्री सीरीज इज मोर देन फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इन हाइड्रोजन एटम। चलो चेक करते हैं। देखो 1 2 3 4 ये क्या 1 2 3 4 5 एक यहां लिख लो n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2 n इक्वल टू 3 n इक्वल टू 4 n इक्वल टू 5 n इक्वल टू 6 और इनफाइनाइट से आ सकता है इलेक्ट्रॉन। जब भी इलेक्ट्रॉन लाइमन 1 बोल रहा है ना, लाइमन की 1 सीरीज ये होगी जब n इक्वल टू 1 में आएगा, तो ये लाइमन सीरीज हो गई। और जब हम क्या लिखेंगे, लाइमन सीरीज हो गई है, जब भी हम क्या लिखेंगे लाइमन फिर बामर का सेकंड पास्टन का थर्ड ब्रैकेट का फोर्थ पी फंड का n इक्वल टू 5 होगा n1 इक्वल टू 5 और एक सेकंड लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट पी फंड हमफ्री। हमफ्री के लिए n1 कितना होगा 6 होगा हमफ्री के लिए, यानी n इक्वल टू 7 से 1 में आएगी। अगर आप n इक्वल टू 7 की एनर्जी कैलकुलेट करोगे ना आप तो कम होगी बहुत ज्यादा। तो जैसे हम लिखते हैं इसकी -13.6 लिखते हैं हाइड्रोजन के केस में, इसकी कितने लिखते हैं -3.4 -1.51 और इसकी लिखते हैं -0.85। तो ऐसे -0.854 0.38 ऐसे और भी कम होती जाएगी और ये एनर्जी गैप बहुत कम होगा। और ये एनर्जी गैप इसके केस में ये लैम्डा की ये लाइमन की फर्स्ट सीरीज है और ये हमफ्री की फर्स्ट सीरीज है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ये डेल्टा ई जो आ रहा है और ये डेल्टा ई जो आ रहा है तो ये वाला डेल्टा ई ज्यादा होगा और इसलिए इसका लैम्डा क्या होगा कम होगा, लैम्डा कम होगा उसके कंपैरिजन में। ये डेल्टा ई कम है तो इसका लैम्डा क्या होगा ज्यादा होगा, क्योंकि हमने डेल्टा इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा यहां से सीखा है। तो ये समझ में आ गया आपने को, तो इसका लैम्डा ज्यादा होगा इसका कम होगा। अब असर्शन में क्या बोल रहा था, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ हमफ्री सीरीज इज मोर देन फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हमफ्री की फर्स्ट लाइन का लैम्डा ज्यादा होगा किसकी फर्स्ट लाइन का लाइमन की फर्स्ट लाइन से। क्यों? क्योंकि अगर हम उनका एनर्जी गैप देखेंगे इसका कम है और इसका क्या है ज्यादा, और एनर्जी ज्यादा होगी तो लैम्डा कम होगा और एनर्जी कम होगी तो लैम्डा ज्यादा होगा। वो हमने इस फॉर्मूले से देखा, यानी ये सही है और इससे हमने इसको एक्सप्लेन किया है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। 50 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 51 में एनर्जी ऑफ 51 में असर्शन से पहले रीजन पढ़ रहा हूं मैं, असर्शन पहले नहीं पढ़ेंगे हम कभी भी, कोशिश करेंगे रीजन से हो जाए। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड कंप्लीटली ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हम ये भी नहीं कह सकते कि एनर्जी ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे करती है डिपेंड, तो एनर्जी एन पे डिपेंड करती है ओनली मोनो इलेक्ट्रॉनिक केस में। अगर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक केस है, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, तो उसमें n प्लस एल, n और l दोनों पे डिपेंड करेगी। वो बोलना कि ओनली n पे डिपेंड करेगी, यानी ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब आंसर सी या डी में से जाएगा। असर्शन पढ़ो, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स इंक्रीजेज एज 1s, बोल रहा कि 1s से ग्रेटर 2s इक्वल टू 2p से ग्रेटर 3s इक्वल टू 3p इक्वल टू 3d इस 4sls फिर 4p, ऐसा बोल रहा है। यानी जो बोल रहा है कि n के लिए सेम n के लिए एनर्जी ऑर्बिटल की सेम है। अगर n सेम है तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल सेम है, लेकिन ये ओनली तब वैलिड है जब मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। लेकिन उसने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया, ना उसने मल्टी इलेक्ट्रॉनिक किया, तो हम ये नहीं मान सकते कि हमेशा सही है, तो ये सही नहीं है। अगर यहाँ पे लिखता मोनो इलेक्ट्रॉनिक फिर हम बोलते ये सही है और रीजन भी सही है मोनो इलेक्ट्रॉनिक के लिए, आंसर ए आएगा। लेकिन अब ये हर केस में नहीं होता, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक के लिए ये केस आएगा 2p 3s 3p 4s 3d, तो ये मल्टी इलेक्ट्रॉनिक के लिए आएगा। तो हम इसमें तो ओनली मोनो इलेक्ट्रॉनिक में तो ओनली n पे डिपेंड करता है, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक में n l बोथ पे डिपेंड करता है। तो उसने स्पेसिफाई नहीं किया तो हम मानेंगे कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि कंप्लीटली उसने स्पेसिफाई नहीं किया। तो इसका आंसर इसलिए डी आ जाएगा, असर्शन रॉन्ग रीजन रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 में रीजन पहले पढ़ रहा हूं, p ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट ऑर्बिटल। ये बात तो सही है कि p ऑर्बिटल्स जो होंगे ये डीजेनरेट होंगे, सबकी एनर्जी सेम होगी, ये स्टेटमेंट तो सही है। अब नेक्स्ट असर्शन, अब ये रीजन सही है तो असर्शन भी सही है। असर्शन पढ़ लो, स्पेक्ट्रल लाइन वुड नॉट बी सीन फॉर 2px टू 2pz ट्रांजिशन। भाई आप ये देखो, ये मान लीजिए px है, ये py है और ये pz है। मान लीजिए सेकंड सेल के तो बोलते हैं 2px 2py 2pz। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइड हो गए यहां आएगा तो कोई एनर्जी ये रिलीज नहीं होगी, 2px से 2py में चला जाए, 2pz में चला जाए, 2pz से 2px या 2py में चला जाए, कोई एनर्जी रिलीज नहीं होगी।
और यहां पे क्या एक्साइटेशन होगा, क्योंकि एनर्जी लेवल सेम है। भाई जब आप क्या बोल रहे हैं इसमें, लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन कब देखते हैं, जब हायर एनर्जी ऑर्बिटल से लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में आता है। लेकिन ये तो दोनों सेम एनर्जी लेवल है, तो इसमें तो कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होगी, ना कोई स्पेक्ट्रल लाइन होगी, यानी ये स्टेटमेंट सही है। और क्यों नहीं हो रही, क्योंकि दोनों क्या है, सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स है। तो यही स्टेटमेंट तो उसने रीजन में लिखा है, बिकॉज बोथ पी ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। आंसर ए आएगा 52nd क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 53rd में रीजन पहले पढ़ने जा रहा हूं। रीजन क्या बोल रहा है, Be2+ इज ऑल्सो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। Be2+, बेरिलियम 2+, अरे यार बेरिलियम में कितने टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 2+ आ गया, कितने बचे 2। वो बोल रहा है 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। असर्शन पढ़ो, द स्पेक्ट्रम ऑफ बेरिलियम 2+ इज एक्सपेक्टेड टू सिमिलर दैट ऑफ हाइड्रोजन। नहीं हो सकता भाई, जो स्पेक्ट्रम होंगे उनके सिमिलर होंगे जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। जैसे हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो बेरिलियम 2+ में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका स्पेक्ट्रम सेम नहीं हो सकता। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। आंसर क्या आ गया, डी आ गया। हाँ, मैं ये बात मानता हूं, बेरिलियम 2+ का और हीलियम का बात करें, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों का स्पेक्ट्रम सेम होगा। बस आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो दोनों स्पीसीज में, या जितने भी स्पीसीज देखें, अगर सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो उनका जो स्पेक्ट्रम होगा वो सेम होगा। बस ये बात ध्यान रखो, ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा। 53rd का आंसर अपना डी आ गया। क्वेश्चन नंबर 54th में रीजन पहले पढ़ूंगा। रीजन क्या बोल रहा है, रेड कलर कोरस्पॉन्ड्स टू हाई फ्रीक्वेंसी एंड ब्लू कलर कोरस्पॉन्ड टू लो फ्रीक्वेंसी। देखो विबग्योर जो होता है, विबग्योर में हम क्या पढ़ते हैं, इधर जाने पे क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे लैम्डा क्या होता है, इंक्रीज होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, घटती है। यानी रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी सबसे मिनिमम होगी। और अगर इधर बात करें तो इधर वॉयलेट का लैम्डा मिनिमम लेकिन फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम। वो क्या बोल रहा है, रेड कलर कोरस्पॉन्ड्स टू हायर फ्रीक्वेंसी। ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट होगी ना, लैम्डा इंक्रीज हो रहा है इधर जाने में, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज। एंड ब्लू कलर टू द लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन। ब्लू कलर तो वैसे ही बीच में आ रहा है ना, तो उसकी तो हम बात नहीं करें। विबग्योर का क्या होगा, फ्रीक्वेंसी उसकी मैक्सिमम होगी, उसमें भी उल्टा हो रहा है। यानी ये स्टेटमेंट क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। विबग्योर सिग्निफाइज द 7 कलर्स ऑफ द विजिबल लाइट। ये बात तो सही है, ये जो 7 कलर्स है ये विजिबल लाइट के 7 कलर बोले जाते हैं। ये स्टेटमेंट सही है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। असर्शन राइट है, आंसर सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55th क्वेश्चन में रीजन पहले पढ़ रहे हैं। रीजन क्या बोल रहा है, 3dz² ऑर्बिटल इज द ओनली d ऑर्बिटल विच इज स्फेरिकल इन शेप। जो 3dz² ऑर्बिटल है वो क्या है, स्फेरिकल है शेप में। ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई भाई। 3dz² ऑर्बिटल का शेप तो क्या होता है, ये होता है ये डंबल शेप, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी का रिंग पाया जाता है ऐसे। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। स्फेरिकल तो ओनली s सबसेल होती है, s ऑर्बिटल ओनली स्फेरिकल होता है। तो नेक्स्ट 3dz² ऑर्बिटल इज स्फेरिकल, स्फेरिकल सिमेट्रिकल बोल रहा है 3dz², फिर वही बात बोल रहा है। असर्शन में भी वही बात बोल रहा है, यानी असर्शन भी रॉन्ग है। आंसर क्या आ जाएगा, डी। 3dz² है ही नहीं, स्फेरिकल ओनली एक ही होता है, s का ऑर्बिटल। तो 55 का आंसर क्या आ जाएगा, बोथ स्टेटमेंट रॉन्ग है, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 56 का पहले रीजन पढ़ते हैं। रीजन में क्या है, दिस इज द ओनली पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच इज विजिबल टू आइज। अब किसकी बात कर रहा हूं वो हमें नहीं पता, तो हमें इसके लिए असर्शन पहले पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अराउंड 10⁻15 हर्ट्ज आर कॉल्ड विजिबल लाइट। तो बोल रहा है जो अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी, बोला इसके अराउंड 10⁻15 हर्ट्ज के अराउंड विजिबल लाइट में होती है। तो हम ये मान सकते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी की जो रेंज होती है विजिबल लाइट के लिए वो 4 × 10⁻14 हर्ट्ज टू 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज तक होती है। वो बोल रहा है इसके अराउंड बोल दिया, मतलब ये इसके आसपास ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.75 × 10⁻15 हर्ट्ज, तो अप्रोक्स 10⁻15 हर्ट्ज ही आ गया। तो इस स्टेटमेंट को सही मानना पड़ेगा। अगर एग्जैक्ट बोला जाए ना 10⁻15 हर्ट्ज, फिर उसको नहीं मानेंगे। समझ आ रही बात, क्योंकि अगर हम 10⁻15 हर्ट्ज से अगर फ्रीक्वेंसी लैम्डा निकाल के देखेंगे वो आएगा नहीं इस रेंज में, क्योंकि लैम्डा होता है 3800 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम, इस रेंज का। तो अगर आप इससे निकाल के देखो, ई क्या होता है, एच न्यू एच सी अपॉन लैम्डा, C
c से c कैंसिल, न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा, न्यू की वैल्यू 10 की पावर 15 और यहाँ पे c की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 और लैम्डा इज इक्वल टू आएगा 3 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। लेकिन हमारा आंसर क्या आ रहा है, इसको अगर एंगस्ट्रॉम में करें 10 की पावर 10 से मल्टीप्लाई कर दो 3 इंटू 10 की पावर 3 एंगस्ट्रॉम, यानी 3000 एंगस्ट्रॉम आया। आंसर क्या आना चाहिए, 3800 से ज्यादा आना चाहिए। अगर एग्जैक्ट बोला जाए ना तब नहीं मानेंगे, लेकिन इस रेंज में मान लिया जाता है, कुछ बुक्स में लिखा रहता है, तो इसलिए हम इसको करेक्ट मान लेंगे, ठीक। और इसमें लिखा है दिस इज द ओनली पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हिच इज विजिबल टू आइज। ये भी सही माना जाएगा कि 10 की पावर 15 हर्ट्ज के अराउंड क्या होता है, विजिबल आइज को विजिबल होता है, ठीक। तो ये आंसर भी सही मान लो और इसको इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी मान लो, क्योंकि वो पार्ट विजिबल होता है, इसलिए उसको फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल रेंज बोला गया है ना। तो इसका आंसर ए मानना पड़ेगा। एग्जैक्ट इसका आंसर अगर मैं सही बताऊं आपको, अगर हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चले तो ये दोनों रॉन्ग होने चाहिए, क्योंकि ये रॉन्ग होगा तो ये भी रॉन्ग होगा, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो आंसर डी आना चाहिए इसका, अगर एग्जैक्ट बोला जाए। लेकिन बुक में जो आंसर ए दिया था, तो इसलिए मैंने आपको आंसर ए दिया, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में आया होगा, उसमें पूछा गया तो आंसर ए दिया होगा, तो आप भी इसका आंसर ए ही मान के चलें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि यही रेंज ली जाती है। तो आप डी ना माने, इसका ए आंसर दिया गया था, आप भी ए मान ले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। 57 में असर्शन से पहले रीजन पढ़ेंगे। रीजन क्या बोल रहा है, द ग्रेटर द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ग्रेटर इज द आयोनिक रेडियस। भाई एक बात बताओ, न्यूक्लियस अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो सेल्स पास आएंगी, सेल्स पास आएंगी तो साइज छोटा होगा ना भाई। तो ये बोल रहा है कि आयोनिक रेडियस ज्यादा होगी, ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग होगी ना। अब असर्शन पढ़ो, इन केस ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस द आयोनिक साइज इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए ये है अपना Na+ है, Mg2+ है, एल्यूमिनियम 3+ है, इनमें सब में यह आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, 10 इलेक्ट्रॉन है। अब इधर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 11, यानी इसमें 11 प्रोटॉन, इसमें 12 प्रोटॉन, इसका एटॉमिक नंबर 12, इसमें 13 प्रोटॉन। अब सब में इलेक्ट्रॉन सेम है, तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन न्यूक्लियस का किस पे होगा, इस पे होगा ना, क्योंकि इसको 13 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन को, इसमें 12 प्रोटॉन, तो इसमें 10 प्रोटॉन और 11 प्रोटॉन, सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन को, तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन इसमें होगा। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि ये बोल रहा है इन केस ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस द आयोनिक साइज इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। लेकिन हम तो क्या बोलेंगे, डिक्रीज होगा ना, क्योंकि इसमें ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो साइज डिक्रीज होगा। ये बोल रहा है कि साइज इंक्रीज होगा जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, आंसर डी आ जाएगा, फोर्थ आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 58। 58th क्वेश्चन में असर्शन से पहले मैं रीजन पढ़ रहा हूं। रीजन में क्या बोल रहा है, इट डज नॉट मेंशन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। अब मुझे समझ में नहीं किसकी बात बोल रहा है। असर्शन पढ़ो, बोर मॉडल फेल्स इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये बात सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक। लेकिन बोर मॉडल फेल क्यों हुआ, क्योंकि उसने जो बोर मॉडल है, बोर ने जो मॉडल दिया था वो ओनली हाइड्रोजन एटम लाइक स्पीसीज के लिए दिया था। उसने ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए दिया था, ओनली हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए। उसने मल्टी इलेक्ट्रॉनिक का दिया ही नहीं, सही बात है ना। तो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक में अपने आप फेल हो गया, क्योंकि उसने दिया नहीं, है ना, और हम उसको अप्लाई करके देख रहे थे, इसलिए फेल हुआ। अब रीजन क्या बोल रहा है, इट डज नॉट मेंशन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इंटरेक्शन। तो इसका अगर रीजन के बीच में जो टेक्निक आप लगाते हो, बिकॉज, देयरफॉर, अगर वो लगा के देखोगे आपको लगेगा कि ये रीजन इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। ये बात सही है कि इसने क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को इंटरेक्शन को कंसीडर नहीं किया, लेकिन ये इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि उसने तो बात ही नहीं करी। उसने तो बोला था कि मैंने तो ओनली हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम दिया है, तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि मल्टी इलेक्ट्रॉन का ऐसा हुआ या ऐसा हुआ। हमने क्या किया, उसका हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम उससे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में लगा, वो लागू नहीं हुआ, क्योंकि दिया ही 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए था। तो ये बात समझ में आ रही है, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। आप बिकॉज देयरफॉर वाले कॉन्सेप्ट जो आपको बताए जाते हैं तो वो लगाओगे तो रॉन्ग जाएगा, इसका आंसर बी आएगा। ये ध्यान रखना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59। 59 में असर्शन से पहले रीजन पढ़ रहे हैं। रीजन क्या बोल रहा है, बोथ रिप्रेजेंट ए सर्कुलर पाथ अराउंड विच इलेक्ट्रॉन मूव्स। ये बात समझ में नहीं आई, किसके बारे में बात कर रहा है, तो असर्शन पढ़ना पड़ेगा। ऑर्बिटल एंड ऑर्बिटल्स, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स आर सिनोनिम्स। तो रॉन्ग स्टेटमेंट होगी। फिर हम बार बार अलग ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स क्यों यूज करते हैं, रॉन्ग स्टेटमेंट। सबको पता है जो ये न्यूक्लियस होता है इसके अराउंड ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, इन सेल्स को हम ऑर्बिट बोलते हैं या सेल्स बोलते हैं। n = 1, n = 2,
n इक्वल टू 3, ठीक। और इनके अंदर जो 2s 2p या 3s 3p 3d पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं सब सेल्स। इनको सेल्स, और इनके अंदर 3s 3p 3d, ये क्या है, सब सेल्स है, spdf सब सेल्स। और जो 3p के अंदर हम बनाते हैं 3, है ना, 3s या s के अंदर बनाते हैं 1 और d के अंदर बनाते हैं 5, ये दीज आर ऑर्बिटल्स। समझ आ रही बात? तो ऑर्बिट का पार्ट होती है सब सेल्स और सब सेल का पार्ट होती है ऑर्बिटल्स। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट होगी, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स आर सिनोनिम। नेक्स्ट स्टेटमेंट, बोथ रिप्रेजेंट ए सर्कुलर पाथ अराउंड विच इलेक्ट्रॉन मूव्स। भाई सर्कुलर पाथ को तो ओनली ऑर्बिट रिप्रेजेंट कर रहा ना, ऑर्बिटल तो बता रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन का घर है, इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम विद अपोजिट स्पिन, तो वो उसको सर्कुलर पाथ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। आंसर डी आ जाएगा 59 का। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 60 में रीजन पहले पढ़ रहा हूं, रीजन क्या बोलता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इज ओनली ड्यू टू सिमेट्री ऑफ डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब किसके बारे में बात कर रहा है ये भी मुझे आइडिया नहीं है, तो मैं इससे पहले असर्शन पढ़ूंगा। हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड डिजेनरेट ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। बिल्कुल सही बात है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं। हाफ फील्ड और फुल फील्ड स्टेबल होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। क्यों होते हैं स्टेबल, ज्यादा स्टेबल क्यों होते हैं भाई? इसके 2 रीजन है। एक तो उनमें सिमेट्री होती है, क्या होती है, सिमेट्री, समझ आ रही बात। दूसरा उनमें क्या होता है, एक्सचेंज एनर्जी, वो एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज एनर्जी, दे कैन चेंज एक्सचेंज देयर एनर्जी। अब जितने ज्यादा एक्सचेंज होंगे, जितनी ज्यादा फ्रीडम होगी, जैसे मैं दिखा देता हूं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में भी लास्ट पेज पे ग्रीन बॉक्स में दिया गया, बिल्कुल लास्ट में एनसीईआरटी पे 1 2 3 4 5, तो मान लीजिए ये 1, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 5 ऑर्बिटल है डी के, ये हाफ फील्ड सब सेल है, ठीक, ये 5 इलेक्ट्रॉन है। अब ये पांचों डीजेनरेट ऑर्बिटल है, तो पांचों डीजेनरेट ऑर्बिटल है, तो ये एक दूसरे के साथ ये एक्सचेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मान लीजिए 5 पोजीशन है, 5 पोजीशन पे कोई भी कहीं भी बैठ सकता है, ठीक। तो अब ये फर्स्ट थर्ड के साथ भी कर सकता है, फर्स्ट सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, फोर्थ के साथ भी कर सकता है और फिफ्थ के साथ भी कर सकता है। तो यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ने कितने एक्सचेंज किए? अगर एक्सचेंज की हम बात करेंगे तो फर्स्ट ने 4 एक्सचेंज किए। इसी तरह अगर हम सेकंड के एक्सचेंज काउंट करेंगे तो सेकंड इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज देखने 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट और सेकंड का एक्सचेंज हो चुका है, तो सेकंड थर्ड के साथ कर सकता है, सेकंड फोर्थ के साथ कर सकता है, सेकंड फिफ्थ के साथ करता है। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन के कितने एक्सचेंज आए? 3 एक्सचेंज आए। अगर बात की जाए ये थर्ड इलेक्ट्रॉन की, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन फर्स्ट और सेकंड के साथ कर सकता है एक्सचेंज, थर्ड फोर्थ के साथ कर सकता है, थर्ड फिफ्थ के साथ कर सकता है, यानी थर्ड इलेक्ट्रॉन के टोटल एक्सचेंज आप अगर काउंट करेंगे 2 आएंगे। अगर बात करें फोर्थ इलेक्ट्रॉन की 1 2 3 4 5, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो फोर्थ और फिफ्थ एक ही एक्सचेंज कर सकते हैं, फोर्थ इलेक्ट्रॉन के पास एक ही एक्सचेंज पॉसिबल है, और फिफ्थ के सबके साथ हो चुके हैं, फिफ्थ का 1 के साथ, फिफ्थ का 2 के साथ, फिफ्थ का 3 के साथ, फिफ्थ का 4 के साथ, तो टोटल एक्सचेंज 10 आए, तो 10 एक्सचेंज कर सकते हैं। अब जितनी ज्यादा फ्रीडम होगी एक्सचेंज करने की उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ज्यादा फ्रीडम होगी ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी, तो 10 एक्सचेंज कर सकता है। इसी तरह अगर हम फुल फील्ड का कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो फुल फील्ड में ऐसे कितने, ये 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आगे 10 इलेक्ट्रॉन, तो 5 तो सेम स्पिन के, 5 अपोजिट स्पिन के, यानी ये 5 जो ऊपर वाले स्पिन हम दिखा रहे हैं पांचों एक्सचेंज कर सकते हैं, तो इनके टोटल 10 एक्सचेंज आएंगे, जो जिनकी स्पिन ये दिखा रखी है 10 एक्सचेंज इनके और 10 एक्सचेंज आएंगे दूसरे के, टोटल 20। लेकिन ध्यान रहे जिनकी स्पिन अपोजिट है उनका एक्सचेंज नहीं करा सकते हम, स्पिन वाले एक्सचेंज कर सकते हैं क्योंकि सेम एनर्जी है, तो सेम एनर्जी में सेम स्पिन वाले एक्सचेंज कर सकते हैं। तो फुल फील्ड में ज्यादा एक्सचेंज आए, इसलिए फुल फील्ड की स्टेबिलिटी और ज्यादा होती है हाफ फील्ड से। तो इसके 2 रीजन होते हैं, एक तो सिमेट्री और दूसरा होता है एक्सचेंज एनर्जी, और ये रीजन बहुत अच्छे से आपके एनसीईआरटी के लास्ट पेज पे एक्सप्लेन किए गए। अगर ये वीडियो देखने के बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर में लास्ट पेज आप पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा आपको, समझ आई? तो असर्शन सही है कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड डिजेनरेट ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, ये बात सही है। और हाफ फील्ड और फुल फील्ड में भी फुल फील्ड ज्यादा हुआ क्योंकि फुल फील्ड में 20 एक्सचेंज आते हैं और हाफ फील्ड में ओनली 10 एक्सचेंज आते हैं। अब रीजन पढ़ो, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इज ओनली ड्यू टू सिमेट्री ऑफ डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। बोलना जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है ना हाफ फील्ड की और फुल फील्ड की, ओनली सिमेट्री के कारण है। क्या मैंने ये बोला कि ओनली सिमेट्री के कारण है? नहीं, मैंने तो बोला सिमेट्री के कारण भी है, एक्सचेंज एनर्जी के कारण भी है। और वो अगर ऐसा बोले सिमेट्री के कारण होती है तो हम उसको सही मानेंगे, लेकिन वो बोल रहा है कि ओनली सिमेट्री के कारण है, तो ये बात तो गलत होगी ना उसकी। तो हम क्या बोलेंगे, जो रीजन वाली स्टेटमेंट है वो क्या होगी,
रॉन्ग होगी और आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा, क्योंकि वो बोल रहा है ओनली सिमेट्री के कारण। भाई ओनली सिमेट्री नहीं, सिमेट्री भी उसका रीजन है और एनर्जी एक्सचेंज भी उसका रीजन है। अगर ऐसा बोलता है सिमेट्री के कारण स्टेबल होते हैं तो हम उसको सही मान सकते हैं, है ना, और एक्सप्लेनेशन भी मान सकते हैं, क्योंकि सिमेट्री भी उसका एक रीजन है। सिमेट्री उसको एक्सप्लेन कर रहा है तो आंसर ए दे सकते हैं, लेकिन उसने बोल दिया ओनली सिमेट्री के कारण, तो ओनली सिमेट्री कहना तो गलत हो गया, क्योंकि सिमेट्री भी है और एनर्जी एक्सचेंज भी है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी आ जाएगा 60 का। तो मैंने कोशिश की आपको असर्शन रीजन ये आपके एक्सप्लेन करने की, अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह आप अच्छे से टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते रहेंगे और एम्स के लिए भी साथ साथ अच्छे से प्रिपरेशन करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। टेस्ट सीरीज अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, यूट्यूब चैनल शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बीवाइज क्लासेज ऐप जरूर डाउनलोड करके रखें, क्योंकि आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। तो प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, शेयर वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो शेयर बीवाइज क्लासेज ऐप एंड आप भी डाउनलोड कर लें। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।